डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। आई होप आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है क्लास 11। रुको, यहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का नाम लिख के बता देती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब और क्लास 11 का अलग डिस्कशन ग्रुप हमने बनाया है। तो आप जल्दी से जल्दी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर हम आपको फिजिक्स का फ्री टारगेट पूरा का पूरा जो 14-15 चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के नोट्स हमने प्रोवाइड कर दिए हैं और बायो के भी चैप्टर्स के नोट्स आपको आधे अवेलेबल हो गए हैं, आधे मिल जाएंगे। तो अब तक अगर ज्ञान लैब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो? फटाफट से ग्रुप ज्वाइन कर लो और मेंबर बन जाओ हमारे ग्रुप के फ्री में। ओके, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल शेयर कर दो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रोटीन्स। सबसे पहले हमने फर्स्ट बायोमोलिक्यूल पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड बायोमोलिक्यूल पढ़ा लिपिड्स। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स। आज के सेशन में मैं पूरा प्रोटीन का पार्ट खत्म कर दूंगी और फिर नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के साथ। 2 से 3 सेशंस और लगेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए वो कमेंट सेक्शन में आप करके हमें बता देना, लेकिन उसके पहले ये वीडियो देखना। ओके, चलो तो अब देखते हैं हम प्रोटीन के बारे में। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, व्हाई प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा सोचिए, 1 मिनट वीडियो पॉज करके सोचिए कि आखिर प्रोटीन हमारी बॉडी में क्यों है। उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा तभी वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ऐसे ही हमारी बॉडी में एक सिंगल सेल भी ऐसे बिना मतलब के प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्रोटीन जैसी चीज क्यों हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगी? द टर्म प्रोटीन, यहाँ पर देखिए हमको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। द टर्म प्रोटीन वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक। ये जो जी के होता है, जी के यानी कि ग्रीक, प्रोटियस मीनिंग फर्स्ट और प्राइमरी इंपॉर्टेंस, यानी कि प्रोटीन वर्ड का मीनिंग होता है वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। प्राइमरी यानी कि वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंस यानी कि इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन एक ऐसा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसके बिना सेल सिंथेसिस होना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, प्रोटीन होगा तो ही आगे सेल डिवीजन होगा। तो दिस टर्म प्रोटीन was suggested by बर्जीलियस इन 1830। बर्जीलियस करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको ये टर्म बताया था 1830 में। एंड लेटर म्यूल्डर अडॉप्टेड द टर्म प्रोटीन टू रिफर टू द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। और कुछ समय बाद म्यूल्डर करके जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने हमको बताया कि प्रोटीन ये कंपोनेंट नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से बना है। सो प्रोटीन इज नथिंग बट और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस फाउंड इन द सेल ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। याद रखो, प्रोटीन एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो सिर्फ एनिमल्स नहीं बल्कि प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। प्रोटीन के बहुत सारे यूजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ प्रोटीन यूज होता है और कितने टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। तो सबसे पहले आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्शन से। तो दिस इज अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन और जिसका रोल है एंटीबॉडी के फॉर्म में काम करना, यानी कि हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, जैसे समझो आपकी बॉडी में जब कोई बैक्टीरिया या पैथोजन घुस जाता है और आपको उसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी को हम बोलते हैं प्रोटीनेशियस एंटीबॉडी, क्योंकि उस बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में जो केमिकल बन रहा है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड से बना हुआ है। फिर सेकेंड आता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करता है? किसी भी मॉलिक्यूल को हमारे ब्लड में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेकर जाता है, बॉडी के सर से लेके बॉडी के पैर तक, बॉडी के एक एक कण तक, एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन का, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। नेक्स्ट प्रोटीन आती है एक एंजाइमेटिक प्रोटीन, मतलब जो एंजाइम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। और एंजाइम्स का काम क्या होता है? बायोलॉजिकल सीजर के जैसे काम करना, यानी हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उनको कट करके सिंपल बनाने का काम होता है एंजाइम का। और जिसका एक एग्जांपल दिया है रुबिस्को। रुबिस्को ये एंजाइम फोटोसिंथेसिस और ऐसे ही अलग अलग रेस्पिरेटरी पाथवेज में यूज होता है। फिर नेक्स्ट प्रोटीन आती है स्टोरेज प्रोटीन। स्टोरेज प्रोटीन जो आयन स्टोर करती है अपने अंदर, ताकि समय आने पे ट्रांसपोर्टेशन करने में वो एक्स्ट्रा आयंस यूज हो सके, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी ये स्टोरेज प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर नेक्स्ट टाइप की प्रोटीन आती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिसके वजह से किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी पर्टिकुलर सेल को स्ट्रक्चर मिलता है। फिर नेक्स्ट प्रोटीन आती है रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन यानी कि जो सिग्नल रिसीव करती है, जैसे आपके आंखों में रॉड सेल्स होते हैं और उन रॉड सेल्स के पास रोडोप्सिन प्रोटीन होता है। इस रोडोप्सिन प्रोटीन की वजह से हमारे रॉड सेल्स कम रोशनी में भी
प्रॉपरली देख पाते हैं। जैसे समझो अगर आपके घर में अंधेरा हो जाता है और हल्की सी मोमबत्ती भी अगर आप जलाते हो तो भी आपको काफी कुछ दिखाई देने लगता है, तो वो किस वजह से होता है? रोडोप्सिन प्रोटीन की वजह से। फिर आती है बारी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यानी कि जो आपके बॉडी के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि आप इतना सारा जो दिन में काम करते हो, अभी जैसे मैं इतना बॉडी मूवमेंट कर रही हूँ, तो ये इतनी सारी बॉडी मूवमेंट करते वक्त मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, रिलैक्स भी हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो ये सारा प्रोसेस इतना स्मूथली कैसे हो रहा है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की मदद से। और फिर बारी आती है हार्मोनल प्रोटीन की। हार्मोनल प्रोटीन यानी कि जो हार्मोन का रोल प्ले करते हैं। जैसे इंसुलिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, पर ये शुगर को कंट्रोल करने का काम करती है। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हैं और उनके अलग अलग फंक्शंस हमको यहाँ पे बताए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है तो इसका स्ट्रक्चर दिखाई कैसे देता है या ये बनता कैसे है? तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है। हमारे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है ये बनता है पेप्टाइड से, और पेप्टाइड कैसे बनता है? अमीनो एसिड से। ऐसे अलग अलग अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये अमीनो एसिड्स बॉन्ड की मदद से एक साथ चेन बनाते हैं, और ये चेन जब ऐसी मल्टीपल चेन्स आके एक साथ मिल जाती हैं तो हमको मिलता है प्रोटीन मॉलिक्यूल। इस सिंगल मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं अमीनो एसिड, और दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमेशा याद रखो। जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि दो शुगर मॉलिक्यूल के बीच में, दो ग्लूकोज या किसी भी शुगर मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक उसी तरीके से दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से हमको प्रोटीन का स्ट्रक्चर मिलता है। तो आगे देखो, मैंने आपको क्या बताया है हमारे नेचर में। अभी हमने क्या देखा कि प्रोटीन कैसे बनता है। देखो कितने सारे अमीनो एसिड्स हैं, कितने सारे अमीनो एसिड्स हैं। तो टोटल नेचर में कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं? नेचर में टोटल 20 डिफरेंट टाइप के नेचुरल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है? 20 डिफरेंट नेचुरल अमीनो एसिड्स। एक्चुअली 21 है, लेकिन उसमें से जो लास्ट वाला अमीनो एसिड है, 21st अमीनो एसिड, उसका नाम है सेलिनोसिस्टीन। क्या नाम है उसका? सेलिनोसिस्टीन। ये अमीनो एसिड रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा अमीनो एसिड जो अर्थ के क्रस्ट में मिलता है, मतलब अर्थ के एकदम अंडरग्राउंड में, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। दिस इज हार्मफुल अमीनो एसिड, इसीलिए हम इस अमीनो एसिड के बारे में नहीं पढ़ते हैं। ओके, नेचर में टोटल 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं। ये हैं 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स के नाम। ये 5, ये 5 10, ये 5 15, ये 3 18 और ये 2 20। तो ऐसे 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं। कुछ अमीनो एसिड्स नॉन पोलार होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स पोलार होते हैं। मतलब ये चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पोलार मॉलिक्यूल और नॉन पोलार मॉलिक्यूल क्या होता है। आपको इन अमीनो एसिड्स के नाम याद नहीं रखने हैं। मैंने सिर्फ आपको पता चले कि अमीनो एसिड्स कैसे दिखाई देते हैं इसीलिए दिखाया है ये चार्ट। आपको ये अमीनो एसिड्स के नाम अभी याद नहीं करने हैं। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बीएससी करेंगे, तब आपको ये अमीनो एसिड्स के नाम याद करने होंगे। अभी आपको अमीनो एसिड्स के नाम याद नहीं करने हैं। ओके, तो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं। ओके, तो एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है? सबसे पहले तो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन होना कंपलसरी है। ओके, और हमने क्या बोला? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन का होना जरूरी है, और जहाँ कार्बन रहता है वहाँ हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली उसको बैलेंस करने के लिए आ जाता है। और ये एसिडिक कंपाउंड है, क्योंकि हम अमीनो एसिड बोल रहे हैं ना, तो एसिड है मतलब कि इसके पास एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, और ये है इसका एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। तो ये है एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ये किसका स्ट्रक्चर है? अमीनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर है कि एक अमीनो एसिड जनरली कैसे दिखाई देता है। अब पीछे अगर आप जाकर देखो तो देखो मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर आपको इसी तरीके से दिखाई देगा। ये देखो, ये आपका, ये अगर इसको आप भूल जाओ, येलो वाले पार्ट को हटा दो, तो देखो आपको सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखाई देंगे। नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड। हर अमीनो एसिड का ऊपर वाला पार्ट आपको सेम दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से देखो, इधर देखो, चाहे इधर देखो, चाहे इधर देखो, हर अमीनो एसिड का जो अपर पार्ट है वो आपको सेम दिखाई देगा। सिर्फ कौन सा रीजन अलग है? ये नीचे वाला आर ग्रुप, यानी कि ये जो रीजन है ये हर एक अमीनो एसिड में अलग अलग है। इधर देखो, इधर पे एक है, इधर पे अलग है, इधर पे अलग है, इधर पे अलग है, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है। हर अमीनो एसिड में ये जो आर ग्रुप होता है ये अलग होता है। किसी भी अमीनो एसिड का आर ग्रुप सेम नहीं होता है। ओके, किसी भी अमीनो एसिड का आर ग्रुप सेम नहीं होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेरिएंट। वेरिएंट यानी एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में डिफरेंट क्या है। तो अब तक आपको समझ में आया क्या क्या पढ़ा हमने? व्हाट आर प्रोटीन्स,
प्रोटीन, व्हाट आर प्रोटीन्स, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा है। हमने ये पढ़ा प्रोटीन, ये टर्म हमको किसने दिया, बर्जीलियस साइंटिस्ट ने ये टर्म हमको दिया था 1830 में अप्रोक्सीमेटली, अगर मैंने डेट करेक्ट बोली है तो चेक कर लेना। और टोटल प्रोटीन कैसे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। नेचर में कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, नेचुरल अमीनो एसिड। ओके, 20 अमीनो एसिड्स जो प्रेजेंट है, सारे अमीनो एसिड्स अलग हैं। अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, बीच में सी है, सी के साथ एक एच है और NH2 या NH3 का कंपाउंड है और एक साइड कार्बोक्सिलिक एंड है। जहां पर आपका नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है, अमीनो एसिड के इस एंड को हम बोलते हैं एन टर्मिनल। क्या बोलते हैं इसको हम, एन टर्मिनल। और जिस साइड आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड होता है, समझो अमीनो एसिड के लेफ्ट साइड में अमीनो ग्रुप अटैच है और राइट साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे सी टर्मिनल। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल। लेफ्ट पार्ट जहां पे नाइट्रोजन अटैच है उसको हम बोलेंगे एन टर्मिनल, जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है उसको हम बोलेंगे सी टर्मिनल। ऐसे अगर मल्टीपल चेन्स बनती जाएंगी, ये देखो इधर पे, ये आपका एक अमीनो एसिड, ये आपका दूसरा अमीनो एसिड, यहाँ पे एक आर ग्रुप है, यहाँ पे दूसरा आर ग्रुप, कोई भी दो अलग अलग अमीनो एसिड्स एक साथ जब अटैच होते हैं तो ये दोनों बॉन्ड कैसे बनाते हैं। आपने दो अलग अलग अमीनो एसिड लिया, अब इन दोनों अमीनो एसिड को आपको अगर साथ में जोड़ना है तो एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड बनाने के लिए दोनों में से एक एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। फर्स्ट अमीनो एसिड से OH निकलता है, सेकंड अमीनो एसिड का H निकलता है और हमको H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता हुआ दिखाई देता है और बदले में इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बनाता है जो यहाँ पे दिखाया गया है। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम, पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसी तरीके से तीसरा अमीनो एसिड आएगा, तो तीसरा अमीनो एसिड आएगा तो ये OH ग्रुप और यहाँ का H ग्रुप निकल जाएगा और हमको H2O मॉलिक्यूल मिलेगा और तीसरा अमीनो एसिड के साथ नया पेप्टाइड बॉन्ड बनते हुए दिखाई देगा। तो ऐसे जितने भी अमीनो एसिड आएंगे, हर एक अमीनो एसिड के बीच में आपको एक एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता हुआ दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, पढ़ा था ना हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के टाइम पे। तो ऐसे जितना चाहो उतना अमीनो एसिड आप अटैच कर सकते हो। हर पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के वक्त आपको क्या दिखाई देगा कि एक एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है और यहाँ पे जो लास्ट अमीनो एसिड होगा, कितने भी अमीनो एसिड ऐड कर लो, जो लास्ट वाला अमीनो एसिड होगा उस लास्ट वाले अमीनो एसिड का COOH वाला ग्रुप और इस अमीनो एसिड का NH2 वाला ग्रुप, इस अमीनो एसिड का NH2 वाला ग्रुप, इस एंड को हम बोलते हैं एन टर्मिनल। इस एंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एन टर्मिनल। और इस एंड को हम क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल। यहाँ लिखती हूँ, इस एंड को हम क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल। तो जहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच रहता है उस एंड को हम बोलते हैं सी टर्मिनल और जहाँ पे आपका अमीनो ग्रुप अटैच रहता है उसको हम बोलते हैं एन टर्मिनल। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वापस वीडियो को रिपीट करके देखो। प्रोटीन टर्म हमको बर्जीलियस ने दिया था। प्रोटीन बनते हैं अलग अलग अमीनो एसिड से। नेचर में टोटल 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने देखा कैसा दिखाई देता है, आर वेरिएंट ग्रुप है जो हर एक अमीनो एसिड में अलग अलग प्रेजेंट होता है। दो अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। जितने अमीनो एसिड्स बने एक साथ ऐड होते जाएंगे उतना पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएगा। दो अमीनो एसिड के बीच में अगर एक पेप्टाइड बॉन्ड बना है तो इसको बोलते हैं मोनोपेप्टाइड। क्या बोलते हैं इसको हम, मोनोपेप्टाइड। अगर 3 अमीनो एसिड्स हैं और इनके बीच में 2 पेप्टाइड बॉन्ड बना है तो इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे डाइपेप्टाइड। क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड। मतलब जितने पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे उतना आपका काउंटिंग बढ़ते जाएगा। मोनोपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, या आप डायरेक्ट बोल सकते हो पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स। देखो यहाँ पे, ये देखो ऐसे, ये एक अमीनो एसिड, फिर ये दूसरा अमीनो एसिड, फिर ये तीसरा अमीनो एसिड, फिर ये चौथा अमीनो एसिड, ये पांचवा अमीनो एसिड। तो ये जो इतने सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स बने हैं इनको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं इनको हम, पॉलीपेप्टाइड। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और ठीक इसी तरीके से फिर हमको हमारा मिलता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। मतलब ये देखो, ये अलग अलग अमीनो एसिड्स, इनके बीच में आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स बन रहे हैं। और ये जब स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब या तो हेलिक्स फॉर्म में या कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में जब अरेंज हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं प्रोटीनिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोटीनिक स्ट्रक्चर। प्रोटीन 3 टाइप्स की होती है, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन। इसके बारे में हम एंडिंग में पढ़ेंगे। अब देखो थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में क्या इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो प्रोटीन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमको बताए गए हैं बच्चों। प्रोटीन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। प्रोटीन कैसे बनते हैं, अमीनो एसिड से। मिनिमम कितना अमीनो एसिड्स बताया गया है, रेंजिंग फ्रॉम 50 अमीनो एसिड्स टू 3000 अमीनो एसिड्स।
मतलब 50 अमीनो एसिड का भी प्रोटीन चेन हो सकता है या 3000 अमीनो एसिड का भी प्रोटीन चेन हो सकता है। अलग अलग प्रोटीन में अलग अलग अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन टोटल 20 टाइप के ही अमीनो एसिड्स है। समझो आपके पास A B C D E F G H ऐसे टोटल 20 अमीनो एसिड्स है। तो बार बार सेम अमीनो एसिड रिपीट भी हो सकता है। मतलब समझो इधर A है तो इधर B, इधर C, फिर इधर वापस A, फिर इधर पे D, फिर इधर पे वापस A। ऐसे कोई भी अमीनो एसिड कितने भी बार रिपीट हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोटीन बनाना है, क्योंकि हर प्रोटीन का एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है। जैसे हर एक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, ठीक उसी तरीके से हर एक प्रोटीन के लिए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड होती है। प्रोटीन्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट्स। क्या बोला गया है हमको यहाँ पे? प्रोटीन का स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, इस वजह से ये बोला गया है कि प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट काफी हाई होता है। प्रोटीन्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। इन प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो दो अमीनो एसिड्स किससे जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? एक अमीनो एसिड का OH ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का H ग्रुप बन के मिलके H2O बाहर निकलता है और हमको पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है। So two amino acids are linked together by peptide bonds which join the carboxyl group of one amino acid residue to the amino group of another residue। मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे हमको? ये आपका एक अमीनो एसिड और ये आपका दूसरा अमीनो एसिड। तो फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप में से OH आया, ठीक है। देखो इसको हम रेसिड्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम रेसिड्यू। ये OH ग्रुप को अगर आप निकाल दो तो इस पूरे पार्ट को हम रेसिड्यू बोलते हैं। OH और H ग्रुप को अगर आप निकाल दो तो इसको हम बोलते हैं रेसिड्यू, यानी बचा हुआ। OH निकलने के बाद जो बचता है और H निकलने के बाद जो बचता है अमीनो एसिड में, उसको रेसिड्यू बोलते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहा है? एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हमने OH निकाल दिया और दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप से हमने H निकाल दिया, तो बीच में क्या फॉर्म हुआ? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ। देखो यहाँ पे दिखाया गया है। तो यही चीज हमको बताई गई है that one OH group is removed from the carboxyl group and the other group is removed from the amino group। okay, a protein molecule consists of one or more polypeptide chains। क्या बोला गया है हमको यहाँ पे कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में या तो ऐसा एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगा या तो ऐसे बहुत सारे चेन मिलके प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। डिपेंड करता है कैसे टाइप का प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है, कंपाउंड प्रोटीन है, कैसे टाइप का प्रोटीन है। प्रोटीन्स कैन कंटेन एनी और ऑल ऑफ द 20 नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड टाइप्स। तो प्रोटीन जो अमीनो एसिड से बनता है, देखो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, प्रोटीन इज नथिंग बट लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स and these amino acids are joined together with the help of peptide bond। and how this peptide bond is formed? by the removal of OH group from one carboxylic group and H ग्रुप फ्रॉम अनदर NH ग्रुप। ओके, तो इस तरीके से आपका पेप्टाइड बॉन्ड बना। पेप्टाइड बॉन्ड मतलब जितने अमीनो एसिड्स एक साथ आ जाएंगे उतना आपका पेप्टाइड का चेन लंबा होते जाएगा। अब अलग अलग अमीनो एसिड्स एक साथ आके अटैच हो सकते हैं या सेम अमीनो एसिड बार बार रिपीट हो सकता है, लेकिन टोटल कितने अमीनो एसिड्स है आपके पास? 20 अमीनो एसिड्स है। इससे ज्यादा अमीनो एसिड आपके पास नहीं है। पूरे यूनिवर्स में ही 20 कॉमन अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है जो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं। अब आगे देखो क्या बताया गया है। द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अ प्रोटीन फॉर्म्स इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब देखो ये डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। जब ऐसे अलग अलग अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड के शॉर्ट फॉर्म है, दिस इज एस्पैराजिन, दिस इज ग्लाइसिन, दिस इज फिनाइल एलेनिन, दिस इज ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, ऐसे अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं। तो जब ऐसा लीनियर एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको हम? अमीनो एसिड का प्राइमरी यानी सिंपल स्ट्रक्चर। अगर यही अमीनो एसिड 3D फॉर्म ले ले, फंक्शनल प्रोटीन्स हैव 3 डायमेंशनल कॉन्फॉर्मेशन। जो हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर 3D होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। सो सम प्रोटीन्स, प्राइमरी प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो कुछ प्रोटीन्स अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लेती हैं, तो हमको दो अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा शीट। तो सम प्रोटीन्स such as keratin of hair consists of polypeptide chain arranged like a spiral helix। कुछ प्रोटीन क्या होती हैं? ये जो सिंपल प्रोटीन्स बनी हुई हैं, ये सिंपल प्रोटीन आपस में ही कॉइल होने लग जाती हैं। ये सिंपल प्रोटीन क्या होने लग जाती हैं? आपस में ही ऐसे गोल गोल घूमने लग जाती हैं और ऐसा हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं। देखो ये ऐसा दिखाया गया है, ऐसा। तो इस प्रोटीन को भी हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ही बोलते हैं, लेकिन ये कैसा बन गया है? स्पाइरल हेलिक्स का स्ट्रक्चर बन गया है। अब आपको आगे देखो क्या बताया गया है।
यहाँ पे वापस सेम डायग्राम, लीनियर प्रोटीन है तो उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। अगर यही प्रोटीन आपका हेलिकल फॉर्म ले रही है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा शीट। अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट मतलब क्या होता है, अगर आपका प्रोटीन राइट साइड से घूम रहा है तो उसको बोलेंगे अल्फा हेलिक्स, और अगर लेफ्ट साइड से घूम रहा है तो उसको बोलेंगे बीटा फॉर्म। लेकिन यहाँ पे ये बीटा फॉर्म जो है ये हेलिकल फॉर्म नहीं बना रहा है, ये ऐसे फ्लैट फ्लैट लेयर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। आपका पतरा होता है ना, जैसे घर का पतरा कैसे होता है, छत होती है घर की ऐसे 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 ऐसे, तो ये बीटा शीट का स्ट्रक्चर कुछ उसी तरीके से देखने को मिलता है। आप अल्फा और बीटा के पीछे कंफ्यूज मत हो, आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर आपको स्ट्रेट चेन देखने को मिल रही है मतलब वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और अगर हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है मतलब वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और अगर ऐसे लेयर 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 स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है मतलब वो बीटा शीट का स्ट्रक्चर है। बीटा प्लीटेड शीट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड शीट। मतलब एक के ऊपर लेयर ऐसे ऐसे कर्व होते जाती है, तो ज्यादा प्रोटीन कम जगह में अरेंज हो जाता है। आगे देखो थियोरी में क्या बताया गया है, सच स्पाइरल्स इन सम केसेस आर राइट हैंडेड कॉल्ड अल्फा हेलिक्स एंड इन अदर्स लेफ्ट हैंडेड कॉल्ड बीटा हेलिक्स। तो कुछ केसेस में जब ये प्रोटीन राइट साइड से घूमते हैं तो वो अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जब लेफ्ट साइड से घूमते हैं तो वो बीटा शीट का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो ऐसा दिखाई देता है। ओके, द स्पाइरल कॉन्फिगरेशन इज हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हमको दिखाई दे रहा है, समझो ये एक प्रोटीन का स्पाइरल और ये दूसरा प्रोटीन का स्पाइरल, ये तीसरा, मतलब सेम प्रोटीन का स्पाइरल बनते जा रहा है, ऐसा आपको कुछ स्पाइरल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये स्पाइरल स्ट्रक्चर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से जुड़े हुए हैं। मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मतलब देखो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा जिससे स्पाइरल मॉलिक्यूल्स भी एक साथ अटैच्ड रहे। देखो कुछ इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आपके प्रोटीन के स्पाइरल स्ट्रक्चर को जोड़ के रखता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। ओके, so the spiral configuration यानी spiral structure is joined together or held together by hydrogen bonds. The sequence of amino acids in the polypeptide chain also determines the location of its bend or fold and the position of formation of hydrogen bonds between different portion of the chain or between different chains. मतलब क्या बोला गया है, कहाँ से आपका प्रोटीन फोल्ड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है। देखो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ है तो दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ है तो तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ है, फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। तो जहाँ जहाँ से प्रोटीन फोल्ड हो रहा है वहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। Due to formation of hydrogen bonds, peptide chains assume a secondary structure. तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है इसके वजह से हमारी प्रोटीन को कैसा स्ट्रक्चर मिलता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कैसा मिलता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इन सम प्रोटीन्स, आई होप मैं फास्ट नहीं जा रही हूँ, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा स्पीड स्लो करके देखो या वीडियो को वापिस से रिपीट करके देखो तो आपको पक्का अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखो क्या बताया गया है, इन सम प्रोटीन्स two or more peptide chains are linked together by intermolecular hydrogen bonds. क्या बोला गया है हमको, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बताया गया है। कुछ प्रोटीन्स में क्या होता है कि अलग अलग लेयर आ जाती हैं, समझो यहाँ पे एक लेयर है और यहाँ पे एक लेयर है, तो ये एक प्रोटीन है और ये एक प्रोटीन है, और ये दोनों प्रोटीन भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से, मतलब दो अलग अलग लेयर आके एक साथ जुड़ गई है। तो इन सम प्रोटीन्स टू और मोर पेप्टाइड चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। Such structures are called beta pleated sheet. तो ये देखो ये बीटा प्लीटेड शीट का एग्जाम्पल है, यानी कि ये एक प्रोटीन का लेयर और ये एक प्रोटीन का लेयर, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, फिर ये एक प्रोटीन का लेयर, इनके बीच में जो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो इसको हम बीटा प्लीटेड शीट बोलते हैं। ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ही एग्जाम्पल है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के हमको दो एग्जाम्पल बताए गए हैं, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा शीट। और प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या बताया गया है आपको, प्राइमरी स्ट्रक्चर का लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पे देखो ये जो बीटा प्लीटेड शीट है ये कहाँ देखने को मिलती है, कौन से पर्टिकुलर कंपोनेंट में देखने को मिलती है। तो द बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर इज फाउंड इन प्रोटीन ऑफ सिल्क फाइबर्स। सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं, मतलब सिल्क का जो कपड़ा होता है वो जिस फाइबर से बनता है, जिस प्रोटीन से बनता है, जिस थ्रेड से बनता है, वो थ्रेड को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, समझो ऐसा धागा है, इसको अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो ये ऐसा दिखाई देगा, बीटा प्लीटेड शीट के फॉर्म में दिखाई देगा। ये इत्तू सा धागा आपको इस तरीके से दिखाई देगा माइक्रोस्कोप के नीचे। So pleated sheet structure is found in the protein of silk fibers. In large proteins such as myoglobin and enzymes,
लार्ज प्रोटीन मतलब अब हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो लार्ज प्रोटीन जैसे मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन यानी कि मसल के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, मायो मतलब मसल और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, ओके, जिसमें आयरन प्रेजेंट हो। तो मायोग्लोबिन एंड एंजाइम्स पेप्टाइड चेन्स आर मच लूप्ड। लूप का मतलब क्या होता है, ऐसे 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 गोल गोल घूमे हुए। देखो वो जो मेले में वो बलून साबुन का बबल वाला पानी आता है ना, ऐसा कुछ रहता है। इसको आप ट्यूब में डालते हो और जब बीच में से फूकते हो तो बबल्स निकलते हैं, तो इसको लूप स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब भी कोई स्ट्रक्चर ऐसा घुमा हुआ होता है, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई स्ट्रक्चर ऐसे गांठ बना लेता है तो उसको लूप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जो मायोग्लोबिन की प्रोटीन है या एंजाइम के स्ट्रक्चर्स हैं, ये और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर हमको लूप फॉर्मेशन दिखाई देता है, ऐसे ऐसे एकदम कॉम्प्लिकेटेड। तो इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। ये जो लूप्स हैं, ये लूप्स बार बार ट्विस्ट होके फोल्ड होके एकदम एकदम आड़ा टेढ़ा अंडा गुंडा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इन स्ट्रक्चर के बीच में हमको क्या देखने को मिलता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ डाइसल्फाइड, ठीक है, डाइसल्फाइड स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं दिखाया मैंने, इट्स ओके, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से देखो, ऐसे आपके मल्टीपल प्रोटीन्स एक साथ ऐसे जुड़ गए हैं। एक और प्रोटीन इसमें ऐड कर देते हैं, 1 सेकेंड। देखो ऐसे समझो 2-3 प्रोटीन मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ गए। तो अब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग ना हो, इसीलिए इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में सल्फर बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने क्या देखा, हेलिकल स्ट्रक्चर में ऐसा जो स्पाइरल स्ट्रक्चर था, इनके बीच में हमने हाइड्रोजन बॉन्ड देखा। तो अब आप सोच रहे होगे कि मैम टर्शरी स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं आता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो ये जो दो अलग अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में आपको ऐसा डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा, ऐसा ऐसा 2 सल्फर मॉलिक्यूल का एक बॉन्ड। तो ऐसे अलग अलग लेयर को पकड़ के रखने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को यूज करते हैं। जैसे पेपर को कैसे आप स्टेपलर मार देते हो, वैसे अलग अलग प्रोटीन को इकट्ठा रखने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स यूज किए जाते हैं। अब आगे देखो क्या बताया हमको थियोरी में। So these proteins are twisted and folded back on themselves due to the formation of disulfide bonds. Such loops and bends give the protein a tertiary structure. और इसके वजह से हमको कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, टर्शरी स्ट्रक्चर। देखो कितने अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स हैं और ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की मदद से। और वही अगर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें, हीमोग्लोबिन मैंने अभी बताया था, हीमोग्लोबिन मतलब क्या होता है, हीम मतलब ब्लड और ग्लोबिन मतलब क्या होता है, प्रोटीन। तो आपके ब्लड में जो प्रोटीन प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है, उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर और कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हमको कैसे देखने को मिलता है, हीमोग्लोबिन के जो प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं, मतलब अलग अलग जो प्रोटीन का पार्ट होता है, हीमोग्लोबिन का अलग अलग प्रोटीन का जो पार्ट होता है, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की मदद से। और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। अब देखने जाओगे तो टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ज्यादा फर्क नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो माइक्रोस्कोप के नीचे जो स्पेशल प्रोटीन्स के ऊपर साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, उनको पता चलता है कि कौन सा स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, यानी थोड़ा 15वीं 16वीं तक पहुंचना पड़ेगा, तब आपको समझेगा कि एक्चुअली टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। तो अब तक हमने क्या देखा, प्रोटीन किसने दिया था हमको ये टर्म, बर्जीलियस ने दिया था। प्रोटीन क्या फंक्शन करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स और ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। फिर प्रोटीन कैसे बनता है, अमीनो एसिड की चेन से बनता है। अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं नेचुरली। एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बीच में सी, एक साइड में एन और एक साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड, ऊपर एच और नीचे आर ग्रुप। जिस साइड में एन है, मतलब जिस साइड में अमीनो ग्रुप है, उस एंड को हम बोलते हैं एन टर्मिनल, और जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, उस एंड को हम बोलते हैं सी टर्मिनल। ओके, और दो अमीनो एसिड के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जब ये बॉन्ड बनता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो जाती है। प्रोटीन के 4 अलग अलग स्ट्रक्चर बताए गए हैं। अगर सिंपल प्रोटीन है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सिंपल प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर अगर वही सिंपल प्रोटीन हेलिकल फॉर्म ले लेती है अल्फा हेलिक्स के मदद से, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और अगर बीटा हेलिक्स हो रहा है तो उसको बोलेंगे बीटा प्लीटेड शीट, ओके, जो सिल्क फाइबर्स में देखने को मिलती है। फिर टर्शरी प्रोटीन का एग्जांपल है मायोग्लोबिन, यानी मसल के अंदर जो प्रोटीन होती है, जो मसल में ब्लड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। और फिर फोर्थ
टाइप का प्रोटीन स्ट्रक्चर कौन सा आता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ब्लड में पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़े, पक्का, ऑल राइट, ये इतना देख लो, अच्छे से समझ में आया है ना? कुछ कंफ्यूजन है तो वीडियो को पॉज करके वापस वीडियो देखो और थ्योरी रीड करो और फिर आगे का पढ़ो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो अब आगे देखो हमको क्या बताया गया है। आई होप आपको अब तक का पार्ट अच्छे से समझ में आया है। अब आगे देखते हैं फटाफट, ये इजी वाला पार्ट है। क्या बताया गया है हमको यहाँ पर कि हमारे प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हैं, एसिडिक कंपाउंड से बने हैं, और कुछ अमीनो एसिड्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं, कुछ अमीनो एसिड्स नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं। ये हमने अभी देखा था। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या बताया गया है, प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव। रिएक्टिव यानी कि आसानी से ये किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर देती हैं। तो प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड हाईली स्पेसिफिक इन बिहेवियर। ओके, मतलब ये रिएक्ट करेंगी लेकिन किसी के साथ भी नहीं, अपने स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करेंगी, लेकिन स्पेसिफिकली किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगी, स्पेसिफिक रिएक्शन दिखाएंगी। प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या बोला गया है हमको यहाँ पे, एम्फोटेरिक वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा कंपोनेंट या ऐसा मॉलिक्यूल जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी दिखाता है। कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी दिखाता है, तो ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं ऐसी प्रोटीन को हम, एम्फोटेरिक प्रोटीन। So proteins are amphoteric in nature, that is they act as both acids and bases। कैसे स्ट्रक्चर दिखाते हैं ये प्रोटीन हमको, एसिड्स और बेसिस जैसा स्ट्रक्चर दिखाते हैं। The behavior of protein is strongly influenced by pH। प्रोटीन का pH क्या है, मतलब वो एसिडिक प्रोटीन है या बेसिक प्रोटीन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो प्रोटीन कैसे बिहेव करेगी। देखो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाती हूँ। समझो ये प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो इसका मतलब दिस प्रोटीन इज बेसिक इन नेचर एंड दिस प्रोटीन इज एसिडिक इन नेचर। ओके, सो लाइक अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स आर डाइपोलर आयंस। क्या बोला गया है हमको यहाँ पे, प्रोटीन कैसे बनती है, अमीनो एसिड से बनती है। तो ये अमीनो एसिड्स के एग्जांपल है। ये प्रोटीन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्रोटीन होगी, इस प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव प्रोटीन होगी, यानी एसिडिक प्रोटीन होगी। जैसा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, जैसे अमीनो एसिड का चार्ज होगा, प्रोटीन के ऊपर भी वैसा ही चार्ज होगा। ओके, so like amino acids proteins are dipolar ions at the isoelectric point। मतलब क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब क्या होता है, इधर देखो, the pH at which the protein has zero net charge it is referred to as isoelectric point। यानी कि जब आपके प्रोटीन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस रहेंगे तो इसका टोटल चार्ज जीरो हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, यानी जीरो चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे प्रोटीन को जिसका pH और जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी कि जिसके चार्जेस, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। तो ऐसी प्रोटीन जिसका pH और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इक्वल होता है, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं उस प्रोटीन को हम, एम्फोटेरिक प्रोटीन या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द प्रोटीन। So the sum of the positive charge is equal to the sum of the negative charge and the net charge is zero। तो ऐसी प्रोटीन को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक प्रोटीन। The ionic group of a protein are contributed by the side chains of polyvalent amino acids। मतलब क्या बोला गया है कि आपके अमीनो एसिड के ऊपर कौन सा चार्ज है, अमीनो एसिड अगर पॉजिटिव है तो प्रोटीन पॉजिटिव होगी। देखो यहाँ पे डायग्राम आपको मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ। हमने जो अमीनो एसिड वाला चार्ट देखा था, सॉरी ये देखो, ये अमीनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आपकी प्रोटीन भी पॉजिटिव होगी। अगर ये अमीनो एसिड यूज हुए, एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड, तो आपकी प्रोटीन नेगेटिव होगी। समझ में आ रही है आपको बात? या इनमें से अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ये जो आर ग्रुप है ना, इनके वजह से अगर कोई चार्ज रह गया तो उसके वजह से भी हमारी प्रोटीन कैसे होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाई देती है। तो सब कुछ डिपेंड करता है अमीनो एसिड के चार्ज के ऊपर कि अमीनो एसिड के ऊपर कैसा चार्ज प्रेजेंट है। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो पॉजिटिव प्रोटीन, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो नेगेटिव प्रोटीन। अब आगे देखो हमको क्या बताया गया है। हाँ, अ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मोर बेसिक अमीनो एसिड्स। एक प्रोटीन में ज्यादा टाइप के कैसे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। Such as lysine and arginine exists as a cation and behaves as a base। कैटायन मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव आयन। देखो कैट आयन कैसे याद रखना है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में ये वर्ड आएगा। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रही हूँ। कैटायन और एनायन कैसे याद रखना होता है कि कौन सा आयन पॉजिटिव है और कौन सा आयन नेगेटिव है। एनायन मतलब कैसे पढ़ सकते हो आप इसको शॉर्टकट में, अ नेगेटिव आयन
एनायन का शॉर्टकट क्या है? अ नेगेटिव आयन। और कैटायन को आप कैसे याद रख सकते हो? ये जो बीच का टी है ये पॉजिटिव साइन जैसा है, इसका मतलब कैटायन पॉजिटिव आयन है। ये मेरे को मेरी एक फ्रेंड ने बताया था जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। तो कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसका जो टी है वो पॉजिटिव जैसा है, और एनायन यानी कि नेगेटिव आयन। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि ज्यादातर जो प्रोटीन्स होती हैं वो कैसी होती हैं? बेसिक होती है नेचर में, यानी कि उनके ऊपर ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जिसका एग्जाम्पल हमको बताया गया है लाइसिन एंड आर्जिनिन। आप अगर फिर से वीडियो को पीछे करके वो चार्ट देखो तो आपको दिखाई देगा कि लाइसिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव अमीनो एसिड है, और आर्जिनिन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। चलो मैं ही दिखा देती हूँ, थोड़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन दिखा देते हैं, ठीक है? कहाँ गया? हाँ, ये देखो, ये आपका लाइसिन और ये देखो आर्जिनिन, इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो जिन अमीनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, उन अमीनो एसिड से जो प्रोटीन बनती है वो प्रोटीन भी पॉजिटिव प्रोटीन होती है, ठीक है? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया कंटेंट? So, a protein consists of more basic amino acids such as lysine and arginine. It exists as cation and it behaves as a base. जिस प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस वो बेसिक प्रोटीन एट द फिजियोलॉजिकल पीएच ऑफ 7.4। 7.4 मतलब नियर न्यूट्रल, न्यूट्रल से थोड़ा सा ज्यादा है इसका पीएच, तो ये बेसिक पीएच है। ओके, सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड बेसिक प्रोटीन्स। हिस्टोन्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर बेसिक प्रोटीन्स। क्या बताया गया है हमको यहाँ पे कि हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं ये बेसिक प्रोटीन्स हैं, यानी कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूज किया गया है। अ प्रोटीन रिच इन एसिडिक अमीनो एसिड्स, और जिन प्रोटीन के ऊपर देखो हिस्टोन कैसा दिखाई देता है मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये जो पर्पल कलर वाला प्रोटीन है ना, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन है। अंदर का ये जो पर्पल कलर का राउंड राउंड स्ट्रक्चर है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन है। ये ऐसे बनता है, मतलब 8 अलग अलग हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स आकर ये प्रोटीन बनाते हैं, ऐसे 3D स्ट्रक्चर, 4 बॉल आगे 4 बॉल पीछे, ऐसे मिलके एक हिस्टोन मॉलिक्यूल बनता है। और ये चारों, ये जो 8 हिस्टोन के जो पार्ट्स हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव अमीनो एसिड से बने, इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन को बेसिक प्रोटीन बोला जाता है। और ये जो ब्लू कलर का जो थ्रेड आपको दिखाई दे रहा है जो इस हिस्टोन के आजू बाजू में लपेटा हुआ है, ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है। क्या है? ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स जब डीएनए के साथ मिल जाती हैं, डीएनए एक अलग बायोमोलिक्यूल है, उसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और प्रोटीन एक अलग बायोमोलिक्यूल है। तो जब एक प्रोटीन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाती है तो ऐसे टाइप को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन मतलब क्या होगा? सिर्फ अमीनो एसिड से बनी हुई प्रोटीन। और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मतलब क्या होती है? जब 2 अलग अलग बायोमोलिक्यूल, जैसे प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड का आ जाना, या प्रोटीन के साथ शुगर जुड़ जाएगी तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन के साथ लिपिड मॉलिक्यूल आ जाएगा तो उसको बोलेंगे लाइपोप्रोटीन। आपने पढ़ा था ना सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल, उसमें ये सारे मॉलिक्यूल्स यूज हुए थे। ओके, तो जिन प्रोटीन में बेसिक अमीनो एसिड्स होता है वो प्रोटीन पॉजिटिव प्रोटीन्स होती हैं। जिन प्रोटीन में एसिडिक अमीनो एसिड्स यूज होते हैं वो प्रोटीन एसिड के जैसा काम करती है, एंड सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड एसिडिक प्रोटीन्स। इनका पीएच 7 से कम होता है, और ऐसी प्रोटीन ज्यादातर ब्लड में पाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रोटीन्स आर एसिडिक प्रोटीन्स। आई होप आपको इतना समझ में आया है। पक्का? आगे बढ़ें? ऑल राइट। तो अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये इजी है, आपको अगर आगे का पार्ट अच्छे से समझ गया होगा तो ये समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। प्रोटीन के 3 अलग अलग कैटेगरीज हमको बताए गए हैं। सबसे पहले हमको बताया गया है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन यानी कि जो सिर्फ अमीनो एसिड से बने हैं। तो सिंपल प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड ओनली अमीनो एसिड। हाइड्रोलिसिस करना मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन करना। जब आप ऐसे समझो, ऐसी आपको कोई प्रोटीन मिली है, जब आप इस प्रोटीन के बॉन्ड्स को ब्रेक करोगे, जब आप इन प्रोटीन के बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो आपको बदले में क्या देखने को मिलेंगे? सिर्फ अमीनो एसिड्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसी प्रोटीन जिसमें से ब्रेक डाउन करने के बाद आपको सिर्फ अमीनो एसिड्स मिलते हैं, यील्ड यानी कि मिलना, सिर्फ अमीनो एसिड्स मिलेंगे और कोई मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, ना शुगर ना लिपिड ना कुछ। ऐसी प्रोटीन जो बिल्कुल भी मिलावटी नहीं है, जो सिर्फ अमीनो एसिड से बनी है, ऐसी प्रोटीन को हम बोलते हैं सिंपल प्रोटीन। दीज आर सॉल्युबल इन 1 और मोर सॉल्वेंट्स। ये काफी ज्यादा सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो सकती हैं। सिंपल प्रोटीन्स में बी सॉल्युबल इन वाटर। जो सिंपल प्रोटीन्स होती हैं शायद वो वाटर में भी आसानी से डिसॉल्व हो जाएं। हिस्टोन्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, अभी जो मैंने आपको पीछे ये स्ट्रक्चर दिखाया था, ये अंदर का बीच वाला पार्ट, मैं बार बार बोल रही हूँ, अंदर का जो पर्पल वाला पार्ट है सिर्फ वही पार्ट हिस्टोन्स है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं। ग्लोब्यूलर मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन्स आर नॉट कोएगुलेटेड बाय हीट। मतलब क्या बोला गया है?
जब आप इन हिस्टोन प्रोटीन्स को वाटर में बॉईल करते हो तो उसके अंदर का जो प्रोटीन वाला पार्ट है, जब आप इन हिस्टोन प्रोटीन्स को वाटर में बॉईल करोगे तो उन प्रोटीन्स का जो ग्लोब्यूलर पार्ट है, यानी जहाँ पे ज्यादा अमीनो एसिड है, वो पार्ट वाटर के अंदर कोएगुलेट नहीं होगा। कोएगुलेट मतलब क्या होता है? गाढ़ा हो जाना। तो ये प्रोटीन आसानी से पानी में घुल जाती हैं और इस तरीके से घुलती हैं कि पता भी नहीं चलता है कि इसमें प्रोटीन आपने डाला है। जैसे समझो नमक और पानी जब आप मिक्स करते हो तो अगर अच्छा नमक है तो वो पूरा ट्रांसपेरेंट पानी दिखाई देगा, एकदम अच्छे से घुल जाएगा। लेकिन अगर आप शक्कर और पानी घोलते हो तो पानी कैसे हल्का सा टर्बिड हो जाता है, हल्का सा मैला कलर दिखने लगता है। तो इसका मतलब कोएगुलेशन हुआ है। कोएगुलेशन यानी कि थोड़ा मैला मैला दिखाई देना। तो हिस्टोन प्रोटीन जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो कोएगुलेशन नहीं दिखाई देता है। सो ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन्स आर नॉट कोएगुलेटेड बाय हीट। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो एग के अंदर से मिलती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ से मिलती है? हमको एग में, अंडे में से जो प्रोटीन मिलती है। दीज आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन जब आप इसको पानी में उबालते हो तो ये कोएगुलेट हो जाता है। मतलब जब आप देखो ऑमलेट बनाते हो या पानी अंडे को बॉईल करते हो तो अंडे के अंदर जो व्हाइट वाला लिक्विड होता है, देखो कच्चा अंडा लिया है आपने, उसको फोड़ा तो उसके अंदर का जो येलो वाला पार्ट है वो फैट है, लेकिन जो व्हाइट वाला पार्ट है वो प्रोटीन है। जब आप अंडा उबालते हो तो वो जो व्हाइट वाला पार्ट है वो कितना मोटा हो जाता है, एकदम गाढ़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं कोएगुलेशन। So histone proteins are also dissolved in water, but they do not get coagulated. Albumin protein are also dissolved in water, but they get coagulated on heating. एल्ब्यूमिन्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। एल्ब्यूमिन प्रोटीन अलग अलग सोर्सेज से मिलती हैं। अंडे में से भी एग एल्ब्यूमिन मिलती है, हमारे ब्लड में भी एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जो लेग्यूम्स होते हैं, मतलब मेथी और अलग अलग कड़धान्य जो होते हैं उनमें से भी, उनको हम लेग्यूम्स बोलते हैं। तो उन लेग्यूम्स में भी जो प्रोटीन होती है उनको हम लेग्यूमिलिन बोलते हैं, ये भी कोएगुलेट हो जाता है। सो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ एल्ब्यूमिन्स। आपको कोई भी 2 एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रोटीन, तो आप वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन लिख सकते हो, एल्ब्यूमिन प्रोटीन लिख सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर नेक्स्ट आता है आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? 2 अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल किसी दूसरे बायोमॉलिक्यूल के साथ। So conjugated proteins consist of a simple protein united with some non-proteinic substances। मतलब समझो ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल किसी शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गया। तो शुगर प्रोटीन नहीं होता है, शुगर शुगर है और प्रोटीन प्रोटीन है, लेकिन ये दोनों मिलके एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलेंगे उसको हम? ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब शुगर भी है और प्रोटीन भी है, तो ऐसे टाइप के प्रोटीन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और ये जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट है, मतलब इसमें जो शुगर है, इस नॉन प्रोटीनिक पार्ट को, जो प्रोटीन नहीं है बस प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, इस नॉन प्रोटीनिक पार्ट को हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोस्थेटिक ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन। ओके, जैसे समझो जब किसी का हाथ पैर का एक्सीडेंट हो जाता है और उनके बॉडी में आर्टिफिशियल हाथ या आर्टिफिशियल पैर लगाए जाते हैं, तो उन आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को बोलते हैं प्रोस्थेटिक ऑर्गन। क्या बोलते हैं उसको? प्रोस्थेटिक ऑर्गन। जो दिखते ओरिजिनल ऑर्गन के जैसे हैं लेकिन ओरिजिनल होते नहीं है, वो कोई और ही सोर्स से बनाए हुए होते हैं। ठीक है। कॉन्जुगेट प्रोटीन का मतलब क्या होता है? एक प्रोटीन किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल के साथ जुड़ गई है, मतलब शुगर के साथ जुड़ जाना या न्यूक्लिक एसिड के साथ जुड़ जाना या लिपिड के साथ या फॉस्फोरस के साथ, ऐसे अलग अलग प्रोटीन्स आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमको क्या बताया गया है? ग्लोबिन प्रोटीन का। ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन is the protein and iron containing pigment heme is the prosthetic group। हीमोग्लोबिन प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन की यहाँ पे बात करूं तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन कैसे बनता है? देखो हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन कैसे बना है? ये हीम मतलब क्या होता है? आयरन कंटेनिंग ग्रुप। ये हीम मतलब क्या होता है? आयरन मॉलिक्यूल्स। और ग्लोबिन मतलब क्या होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आपके प्रोटीन के साथ आपका आयरन बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे आयरन क्या हो गया? अपना प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया। आयरन क्या हो गया? यहाँ पे अपना प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया। Similarly, nucleoproteins have nucleic acids as prosthetic group। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब हिस्टोन की बात की गई है। यहाँ पे देखो, ये आपका हिस्टोन मॉलिक्यूल प्रोटीन है, लेकिन इसके आजू बाजू में जो डीएनए बाइंड हुआ है ये प्रोटीन नहीं है, ये न्यूक्लिक एसिड है। तो जब आपका प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के साथ जुड़ जाता है तो उस प्रोटीन को बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। जब आपका प्रोटीन शुगर के साथ जुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। तो ऑन दिस बेसिस प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड एज ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोप्रोटीन्स। म्यूकोप्रोटीन्स आर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। म्यूकोप्रोटीन मतलब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जब प्रोटीन मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो उनको म्यूकोप्रोटीन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूकिन ऑफ सलाइवा, अपने माउथ में जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है
जो थूक बनता है उस थूक के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो एक टाइप की कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, उसको बोलते हैं म्यूकोप्रोटीन। एंड हिपैरिन ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड में एक स्पेशल कंपोनेंट, एक स्पेशल केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं हिपैरिन, जो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट होने नहीं देता है। इसका फंक्शन आप आगे पढ़ोगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखो फिलहाल के लिए कि हिपैरिन भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल है। और सिंपल एग्जाम्पल्स दिए आपको, लिपोप्रोटीन यानी लिपिड प्लस प्रोटीन, जैसे कि कॉन्जुगेट प्रोटीन फाउंड इन ब्रेन, आपके ब्रेन के आजू बाजू में जो प्रोटीन की लेयर होती है, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके बीच बीच में जो प्रोटीन, टनल प्रोटीन, आपने देखा था ना फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बीच में से ऐसा टनल प्रोटीन गया था, ऐसा आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल था और इनके बीच बीच में से क्या गया था, सॉरी, हेड बाहर की तरफ और टेल अंदर की तरफ, हेड बाहर की तरफ और टेल अंदर की तरफ। ओके, तो हमने जो सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि बीच बीच में से जो टनल प्रोटीन्स जाती हैं ये लिपिड मॉलिक्यूल के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इनको हम बोलते हैं लिपिड प्रोटीन्स या लिपोप्रोटीन। ओके, ये देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बताया गया, लेट मी जस्ट क्लियर द स्लाइड। ये देखो, ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये अपना लिपिड मेम्ब्रेन है, ये अपना सेल मेम्ब्रेन है जो लिपिड मेम्ब्रेन होता है, उसके बीच में जो टनल प्रोटीन है तो ये लिपोप्रोटीन हो जाएगी। और इसके ऊपर जो आपका शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ये शुगर मॉलिक्यूल आपके प्रोटीन ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो इसको हम बोलते हैं, ये देखो ये शुगर मॉलिक्यूल है और ये टनल प्रोटीन के साथ अटैच्ड है, तो ऐसी टाइप को प्रोटीन को हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये शुगर मॉलिक्यूल नहीं होता, सिर्फ ये प्रोटीन प्रेजेंट होती, तो इसको हम बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। लेकिन इस शुगर मॉलिक्यूल के साथ ग्लूकोज अटैच्ड है, तो इसको बोलेंगे ग्लूकोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन। और लास्ट में आता है आपका डिराइव्ड प्रोटीन। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, डिराइव्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, ये प्रोटीन नेचुरली नहीं प्रेजेंट होते हैं, इन प्रोटीन्स को बनाया जाता है। So these proteins are not found in nature. These proteins are derived from native protein. यानी नेटिव यानी कि ओरिजिनल प्रोटीन, आपके जो ओरिजिनल प्रोटीन्स प्रेजेंट है उन्हीं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को तोड़ मरोड़ के, हाइड्रोलाइज करके, ब्रेक करके नया प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाया जाता है। समझो मैंने आपको क्ले की मिट्टी दी है, अब उस क्ले से आप मोटर बाइक बनाओ या गणपति की मूर्ति बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो तोड़ मरोड़ के जब आप कुछ नया बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड प्रोडक्ट। और यहाँ पे हम प्रोटीन्स बना रहे हैं तो इसको बोलेंगे डिराइव्ड प्रोटीन्स, और जिसका एग्जांपल दिया गया है मेटा प्रोटीन्स, पेप्टोन्स आर डिराइव्ड प्रोटीन। आपको ये नाम याद रखने हैं, इसका आपको स्ट्रक्चर या फंक्शन याद नहीं रखना है, ठीक है। मेटा प्रोटीन्स एंड पेप्टोन्स, ये आगे जाके पता चलेगा कि इसका ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या यूज होता है। तो इसी के साथ अपना प्रोटीन सेशन होता है खत्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक कर देना वीडियो को और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि सेल्फिश नहीं है, हमारे बच्चे सेल्फिश नहीं है, हमारे बच्चे सबकी हेल्प करते हैं। तो आपको वीडियो समझ में आई तो दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करो, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दूसरों के साथ शेयर कर दो, उनको भी बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए। अब तक टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब। क्लास 11 का अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके क्या फायदा, यहाँ पे हम आपको फ्री टारगेट का नोट्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम यहाँ पे? फ्री टारगेट के नोट्स दे रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स और बायो दोनों के टारगेट के नोट्स हम आपको फ्री दे रहे हैं। तो अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बने रहिए अगली वीडियो के लिए। और भूलो मत, मैं जल्दी नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ और आपके लिए एक सरप्राइज हम प्लान कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना जल्दी आपको सरप्राइज मिलेगा। चलिए मिलते हैं जल्दी, पढ़ते रहो, तबियत का ध्यान रखो, एग्जाम हो चाहे ना हो आप अपनी पढ़ाई करते रहो, आप किसी चीज के बारे में मत सोचो, आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है। बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।